फोर्थ न्यूज़ पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं रामजी चित्रांश और आज हमारे साथ है हमारे मेहमान महोबा हमीरपुर बांदा चित्रकूट क्षेत्र के सदस्य विधान परिषद श्री जितेंद्र सिंह सेंगर साहब। आज हम उनकी राजनीतिक यात्रा और आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के उनकी रणनीति जानने की कोशिश करेंगे। सेंगर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि राजनीति में कैसे आना हुआ आपका? राजनीति में ठीक है, चूँकि जब मैं 9th में पढ़ता था GIC चरखारी में, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा और वहाँ पर हमें चरखारी नगर की नगर मंत्री की जिम्मेदारी मिली। तो एक स्टूडेंट्स के बीच में जो उनकी समस्याएं हैं, जो और अच्छा बेहतर हो सकता है, तो एक छात्र राजनीति में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नाते 5-6 वर्ष करीब काम करने का अवसर मिला जी, जिसमें नगर मंत्री से लेकर जिला स्तर तक की जिम्मेदारियां मिली। उसके बाद फिर 2000 में भारतीय जनता पार्टी के चरखारी नगर से मंडल अध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी मिली। तो ऐसे कंटिन्यू 2 कार्यकाल नगर अध्यक्ष रहे, फिर उसके बाद 2 बार जिले के महामंत्री रहे और जिले के महामंत्री के बाद एक 9-10 महीने जिला के संयोजक जिला अध्यक्ष, फिर बुंदेलखंड क्षेत्र बीजेपी यूनिट में क्षेत्र के महामंत्री ने कंटिन्यू ये 2 कार्यकाल अभी विगत 1.5-2 माह पूर्व तक 8 साल करीब कंटिन्यू पार्टी ने जिलाध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी सौंपी जी। तो एक जो राजनीतिक क्षेत्र में जो एक हमारे मन में कार्य करने का, सेवा करने का भाव रहा, तो राजनीति को हमने एक सेवा का माध्यम माना कि राजनीति में यदि हम कार्य कर रहे हैं तो ऐसे ज़रूरतमंद जिनको न्याय नहीं मिल रहा या न्याय मिलने में विलम्ब हो रहा, तो हमारी जब सरकार नहीं भी रही, आवाज़ सरकार में भी है, तो लोगों की समस्याओं को सुनना और यदि वह पीड़ित है तो उसकी त्वरित मदद करना जी। तो एक राजनीतिक क्षेत्र में हमारा एक मुख्य जो उद्देश्य था वो सेवा भाव था और सेवा के माध्यम से ही लोगों से भी मिलना जुलना, पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी लगा रहता है, संपर्क संवाद स्थापित करना। और एक ये चूँकि भारतीय जनता पार्टी एक विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और हम गौरवान्वित हैं कि उससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो कार्यकर्ता के नाते सभी लोगों से हमारा संपर्क संवाद स्थापित रहता है और राजनीति में एक सेवा का एक माध्यमिक लोगों की सेवा करें, वह निरंतर प्रयास चल रहा है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से कितने साल तक जुड़ाव रहा आपका लगभग? मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में 93 से 93, ओके। आप बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं। अब बीजेपी का आरएसएस के साथ संबंध बड़ा खास माना जाता है, हालांकि दोनों इस बात को नकारते हैं। आप कैसे देखते हैं इस बात को? ऐसा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक स्वयंसेवी संगठन और विश्व का सबसे बड़ा एक समाज के क्षेत्र में लोगों के मन में एक राष्ट्र का भाव पैदा हो जी, और व्यक्ति का निर्माण करने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगता है। और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, कार्यकर्ता हूँ, मैं बाल स्वयंसेवक हूँ। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जो लोग जुड़ते हैं तो उनको प्रेरणा मिलती है, समर्पण की प्रेरणा मिलती है, त्याग की प्रेरणा मिलती है, सेवा भाव, अनुशासन जी। और एक जो भारतीय संस्कृति के, जब हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, चूँकि मैं सरस्वती शिशु मंदिर का छात्र रहा हूँ, तो शुरुआत से ही तो एक मन में एक जो भाव देश के प्रति एक जो होनी चाहिए, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में यदि आप नहीं जुड़े हैं तो निश्चित तौर से आपको भी जुड़ना चाहिए। वह एक ऐसा संगठन है कि जिसमें व्यक्ति का निर्माण होता है और वहाँ पर जुड़ने से एक खुद अपने आप में कि हमें देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो देश के प्रति समर्पण, देश के प्रति एक हमारा जो भाव रहता है तो वह निश्चित तौर से सकारात्मक रहता है। और जो एक अच्छी सोच वाले होते हैं, जो अपने देश को तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन 4 रहे न रहें, जिनके मन में यह कल्पना होती है, तो निश्चित तौर से वह ऐसे सभी माँ भारती के सपूत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ना यह हमारे लिए गौरवान्वित का क्षण है। जी,
सर ऐसा क्यों कहा जाता है कि अगर बीजेपी में लंबा सरवाइव करना है तो अगर आप आरएसएस से जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है? देखिए, ऐसा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कि एक राजनीतिक दल के नाते भारतीय जनता पार्टी है, जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई अलग अलग क्षेत्रों में सेवा के कार्य होते हैं, कई ऐसे प्रकल्प है, बहुत बड़ा संगठन है। जी और आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्य हैं तो वह कार्य पूरे विश्व में जाने जाते हैं कि जब कहीं कोई विषम परिस्थिति में कहीं कोई ऐसी समस्या खड़ी होती है, वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक कार्यकर्ता डट कर मुकाबला करते हैं। जी ठीक है। अब ये बताएं सर आप मुझे कि जिलाध्यक्ष आप किस सन में बने? मैं जिलाध्यक्ष बना हूँ 2016 जनवरी में। तो लगभग आपने 9 साल के आसपास का जो है उसमें काम किया। लगभग अभी जब 2 महीने पहले लगभग पौने 8 साल ये कंटिन्यू जी रहा, और उसके पहले 2012 में जी जिला संयोजक थे। तो यह चूँकि उस समय पर सभी पूरे उत्तर प्रदेश में जिलाध्यक्ष की जगह जिला संयोजक कहा जाता था कि एक, चूँकि जितने जिलाध्यक्ष थे सभी लोगों को एक ये जिला संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो उस समय पर भी 9-10 महीने करीब हमारे पास जिला संयोजक की भी जिम्मेदारी रही। तो ऐसे लगभग 8.5 साल करीब पार्टी में, संगठन में, जिला में जो हमें दायित्व मिला, तो प्रयास किया कि आम कार्यकर्ताओं से एक उनका मान सम्मान जो हम लोग कर सकते हैं संगठन के नाते, जी तो उनकी जो भी कहीं कोई समस्या है तो उनकी समस्या में खुद अपने आप को समाहित कर एक प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी का जिला का संगठन महोबा में मजबूती के साथ में खड़ा है, और हम सब लोग मिलकर जी कार्य कर रहे हैं। चूँकि भारतीय जनता पार्टी में कोई एक व्यक्ति नहीं है, यहाँ पे सब लोग मिलकर काम करते हैं, तो सब लोग मिलकर उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। जी लगभग सर जैसे आपने बताया कि पौने 8 साल के आसपास रहे, इसमें बीजेपी ने ज़बरदस्त जीत हासिल की इस पूरे क्षेत्र में अगर देखा जाए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी कोई 2 जिलाध्यक्ष रहते हुए कोई 2 विशेष उपलब्धियां जो आपको हमेशा याद रहती हों, कि ऐसा पार्टी की तरफ से कोई काम मिला हो जो आपने बिल्कुल आउट ऑफ द वे जा करके किया हो? देखिए, ऐसा है कि पार्टी संगठन में जो भी कार्य जी मिलता है तो उसमें सभी लोग मिलकर कार्य करते हैं। हमारे लिए एक सबसे बड़ा जो आपने जो पूछा कि हमारे लिए क्या है, तो हमें हमारे कार्यकाल में आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन महोबा ज़िले में हुआ। तो ये हमारे लिए, चूँकि प्रधानमंत्री जी का भी आगमन हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, तो एक अपने आप में महोबा छोटा ज़िला है, और यहाँ पर आने से कार्यकर्ताओं को ऊर्जा मिली। जी और जब 2022 में विधानसभा चुनाव था तो उसके बाद हमें एक काशी में, वाराणसी में, एक शिवपुर विधानसभा में, जी एक विधानसभा में इंचार्ज के नाते पार्टी ने जिम्मेदारी सौंपी थी। जी और हमारा सौभाग्य था कि हमारे उस समय पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, जी जो हम लोगों को मार्गदर्शन प्रदान कर रहे थे, और उनके मार्गदर्शन में वहाँ 16 दिन काशी में भी हमें कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। जी अब आता हूँ सर, मैं सन 2022 में विधानसभा के चुनाव होने वाले थे। मुझे ये बताया गया कि पार्टी पहले आपको महोबा से विधानसभा का टिकट देना चाहती थी, और एंड वक्त पे उनका जो भी रणनीति रही हो, आपको उन्होंने विधानसभा का टिकट नहीं दिया, और फिर उसी एडजस्टमेंट को करने के लिए आपको विधान परिषद का सदस्य चुना गया। इस बात की सच्चाई कितनी है? देखिए, क्या है कि चूँकि मैंने भारतीय जनता पार्टी में एक संगठन में कार्यकर्ता के नाते जी कार्य किया, टिकट वगैरह मैंने कभी मांगा नहीं। जी पार्टी जो भी जिसके लिए करती है अच्छा करती है। पार्टी ने हमें चूँकि जिलाध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी सौंपी थी, जी तो जो जिलाध्यक्ष के नाते जो हमें कार्य करना चाहिए वह हमने कार्य किया। और जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उसके बाद यह हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता के लिए एक अपने आप में अप्रत्याशित निर्णय था, जब पार्टी ने हमारे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को 4 जिलों को मिलाकर जो हमारा स्थानीय निकाय का विधान परिषद का चुनाव है, उसमें पार्टी ने हमको अधिकृत किया, और अधिकृत करने के बाद पार्टी ने ही पूरा मार्गदर्शन दिया, पार्टी का पूरा आशीर्वाद रहा, और पार्टी के आशीर्वाद से हमारा निर्विरोध चुनाव हुआ। हाँ, मैं इस पे भी सर एक सवाल पूछना चाहूँगा कि सर निर्विरोध
कोई ऑपोजिशन नहीं मिला? देखिए ऐसा है कि निर्विरोध कोई अपोजिशन तो ये है कि चूंकि अपोजिशन तो हर जगह रहते हैं, जी लेकिन चूंकि यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स थे जी तो वह लोग राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्तिगत तौर से भी संपर्क रहता है जी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते एक हम लोगों के मन में भी दूसरों का भी सम्मान करते हैं। जी यदि कोई अन्य राजनीतिक दल के लोग हैं उनका भी हम लोग सम्मान करते हैं। तो जो समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट थे जी आदरणीय श्री आनंद त्रिपाठी जी। जी, तो वह सपा के कैंडिडेट थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यानी मुझे उन्होंने अपना समर्थन दिया और भारतीय जनता पार्टी में वह शामिल हुई। उनको पार्टी ने सम्मान भी दिया, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश टीम का सदस्य बनाया जी और हमारा चुनाव निर्विरोध हुआ। तो यह है कि सभी कार्यकर्ताओं कई के शुभकामनाएं थीं, बड़ों का आशीर्वाद था, माई की असीम कृपा थी कि हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता को निर्विरोध विधान परिषद का चुनाव हुआ और पार्टी ने हमें एमएलसी बनाया। जी। आप विधान परिषद के सदस्य हैं, लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं सर विधान परिषद के बारे में। इसकी एक वजह ये हो सकती है कि हर राज्य में विधान परिषद है भी नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप जो है हमारे व्यूअर्स को एक ब्रीफ में बताएं कि एक्चुअली विधान परिषद कैसे काम करती है। देखिए विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। जी। विधान परिषद जैसे अपने उत्तर प्रदेश में है, मेरे ख्याल में बिहार 6 राज्यों में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, जी आंध्रा में है, ऐसे 6 स्टेट्स में विधान परिषद है। तो विधान परिषद अपने उत्तर प्रदेश में विधानमंडल में 2 सदन हैं, जी एक उच्च सदन विधान परिषद, दूसरा अपना विधानसभा। जी तो विधान परिषद में हमारे 100 सदस्य हैं। तो 100 सदस्यों में स्थानीय निकाय से भी जाते हैं, कुछ जो विधायक की संख्या के आधार पर जाते हैं, कुछ शिक्षक विधायक होते हैं, कुछ इसमें स्नातक विधायक होते हैं जी और कुछ वहाँ में राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। जी ऐसे टोटल हमारी संख्या 100 है। जी तो पूरे उत्तर प्रदेश में 100 हैं। और विधान परिषद सदस्य चूँकि जो हम लोगों की चुनाव की प्रक्रिया है, तो चुनाव की प्रक्रिया में जो जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं, जी जैसे नगर पालिका नगर पंचायत के अध्यक्ष सभासद, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष, अपने बीडीसी और ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, माननीय विधायक, माननीय सांसद, ये हमारे सम्मानित मतदाता हैं। जी इनके वोट से विधान परिषद के सदस्य के नाते हम लोगों का निर्वाचन होता है। जी तो चूँकि हम लोग डायरेक्ट जनता से चुनकर नहीं आते, जी हम लोगों की जो चुनावी प्रक्रिया है तो चुने हुए जनप्रतिनिधि हमको चुनते हैं। तो इस नाते पब्लिक का चूँकि इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, लेकिन पब्लिक जिनको चुनती है उनके द्वारा हम इन्वॉल्वमेंट लोगों होता को है। चुना जाता है। ठीक है। आपको लेकर मैंने कई व्यक्तियों से बातचीत की तो उनका मानना था कि आप एक बहुत सरल, सहज और बहुत आसानी से मिलने वाले हैं। कुछ लोगों ने कहा कि रात के 12 बजे चले जाओ तो एमएलसी साहब आराम से मिल जाएंगे। कुछ लोगों ने कहा कि 6 बजे भी मॉर्निंग में चले जाओ तो भी मिल जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों ने आलोचना आपकी इस आधार पे की कि आप उतने आक्रामक नहीं हैं जितना कि आपको विपक्षियों के प्रति एक होना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी के और नेताओं में दिखता है। देखिए ऐसा है कि मिलना तो चूँकि एक सामान्य तौर से कोई भी व्यक्ति हो जी मिलना चाहिए, ये तो एक स्वभाव में भी है और राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र में है। तो कहीं कोई 24 आवर 24 घंटे, चूँकि हमारी कोई निजी लाइफ नहीं, हाँ हमारी समाज के लिए, तो कहीं किसी को कोई आवश्यकता है तो 24 घंटे उनके दरवाजे खुले हुए हैं। और हमारा प्रयास भी रहता कि जो हमसे संपर्क करे, जो हमसे मिले, जो फ़ोन पे अपनी बात रखे, तो उसकी तुरंत समस्या का निदान करने में हम प्रयासरत रहते हैं। जी अब चूँकि आपने बताया विपक्ष में आक्रामक, चूँकि विपक्ष तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अब विपक्ष समय पर शांत है। अभी पिछले सप्ताह ही जो परिणाम आए तो आपने देखा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में जी पूर्ण बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी और आज की तारीख में विपक्ष समाप्त है। तो आक्रामक तब होना पड़ता जब कहीं कोई विपक्ष हो, और हमारी चूँकि सरकार है, तो जब हमारी सरकार है, हमारे अधिकारी हैं, तो स्वाभाविक तौर से है कि ये सपा बसपा की सरकार नहीं है। जी कि सपा बसपा की सरकार में उनका एटीट्यूड, जो जनप्रतिनिधि रहते उनका अलग रहता था। हम लोगों का एक अनुशासन के दायरे में सभी अधिकारियों को कहीं कोई जो भी कार्य होगा, जो होने वाला होगा, तो निश्चित तौर से करते भी हैं।
और जो कार्य में कहीं कोई कठिनाई होगी तो अधिकारी द्वारा बताई जाती कि क्या कठिनाई है कि जो कार्य नहीं हो पा रहा। तो हमें लगता है कि आम लोगों के काम होने चाहिए। अब आक्रामकता वाला जमाना नहीं रहा। आक्रामकता तब होनी चाहिए कि कहीं किसी पीड़ित व्यक्ति का जेन्युइन कार्य है और उस कार्य में कोई अधिकारी हीला हवाली कर रहा। और विपक्ष तो चूँकि इस समय पर उत्तर प्रदेश में तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 से सरकार चल रही है, तो विपक्ष तो पूरी तरीके से नदारद है। थोड़ा बहुत कभी कभार वह भी विपक्षी रस्म अदायगी करते हैं और विपक्ष तो सामने हमें कहीं दिख भी नहीं रहा। और आगामी 15, 20, 25 साल तक केंद्र और राज्य में उत्तर प्रदेश और हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही सरकार रहेगी, चूँकि आम जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और आशीर्वाद के पीछे लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना जी, स्वच्छता में इज्जत घर शौचालय, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड के 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा, जिनके घर में गैस सिलेंडर ने उनको उज्ज्वला योजना के अंतर्गत निःशुल्क गैस सिलेंडर। विगत पिछले 3 साल से 80% लोगों को गेहूं चावल निःशुल्क मिलना और आगामी 5 साल तक प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया कि 5 साल तक भी निःशुल्क गेहूं चावल मिलने वाले। सरकार की ऐसी अन्य योजना है कि उसमें लोगों को लाभ मिल रहा, बिना जाति बिना धर्म के पूछे यदि वह पात्र व्यक्ति है तो उसको सरकार की योजना का लाभ मिल रहा। तो निश्चित तौर से आम जनमानस का आशीर्वाद हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रति उनका आशीर्वाद, और ये आशीर्वाद आम जनमानस का यूं ही बना रहेगा चूँकि लोगों के चेहरे पे मुस्कान आई। इसके पहले क्या था, उत्तर प्रदेश में अराजकता थी, गुंडागिर्दी थी, भ्रष्टाचार था, और आज आप देख रहे हैं बहुत कुछ बदलाव आया और बहुत कुछ बदलाव आने वाला है। तो निश्चित तौर से आगामी समय में जो आम जनमानस की मन में आकांक्षा है वह इसी सरकार में पूरी होगी। और लोगों की कई जो एक लोगों के मन में भाव रहता था कि यह हमारा सपना कब पूरा होगा, वो इसी सरकार में पूरा हो रहा। ठीक है। राजनीति में सर आपको लंबा अनुभव हो गया, तो राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के रिलेशनशिप को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपका भी काम उनसे पढ़ना है और उनका भी काम आपसे पढ़ना है, तो ऐसे में थोड़ा कभी टकराहट की स्थिति भी पैदा हो जाती होगी। देखिए, ऐसा है कि टकराहट वाली स्थिति तब आती है जब कहीं हम कोई गलत कार्य के लिए अधिकारियों को प्रेस करें। जी, हमारा व्यक्तिगत कभी कोई कार्य नहीं रहता, हमारा कार्य रहता जो हमारे कार्यकर्ता हैं, आम जनता के कार्य होते हैं। वो जो कार्य होने वाले होते हैं वो होते हैं। एक रेशियो 80-90% जो कार्य उनके होने वाले, तो 10-15% नहीं होते तो उसके रीजन होते जी। तो अधिकारियों से टकराव का कहीं कोई विषय तब होगा कि जब कहीं कोई हम ऐसा कार्य कहें कि जो अधिकारी असमंजस में हो, अधिकारी उस कार्य को करने की स्थिति में ना हो और हम अपना दबाव बना रहे हों। जी, हमारा दबाव पब्लिक के लिए रहता है कि पब्लिक का कार्य हो, उसका कहीं कोई बीच में कोई बिचौलिया दलाल ना हो, उसको सुलभ न्याय मिले और पीड़ित को उसकी सहायता करने के लिए हमें स्वयं में आत्मसंतुष्टि मिलती है। तो हमारा प्रयास रहता है कि आम जनमानस की सेवा में हम 24 घंटे उनकी सेवा में तत्पर रहें। प्रयास जारी रहता और आगे जारी रहे। जी सर, समय के साथ साथ राजनीति में अपराधीकरण बढ़ा है, और ये आपकी पार्टी में भी कि ऐसे कई व्यक्तियों को टिकट दिया जाता है जिन पे संगीन धाराओं के मुकदमे दर्ज हैं। मेरा सवाल ये है कि ये सिलसिला कब रुकेगा? कि समय के साथ अगर इससे अपराधीकरण बढ़ता जाएगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब तो आप देख रहे हो कि MP MLA कोर्ट अलग से बनी हुई है जी, उसमें बहुत जल्दी निर्णय होते हैं। और जो सपा बसपा कांग्रेस से कंपेरिजन करेंगे भारतीय जनता पार्टी में, तो यहाँ पर अपराधी बहुत नाम मात्र के, भारतीय जनता पार्टी में अपराधी में बहुत नाम मात्र होंगे जिनको मामले पेंडिंग में होंगे, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में किसी भी अपराधी को कोई प्रश्रय नहीं मिलता, उसको कहीं कोई किसी भी प्रकार से संरक्षण नहीं मिलता। तो अपराधियों की जगह सपा और बसपा में रहती है। भारतीय जनता पार्टी में अपराधियों की संख्या ना के बराबर है। ठीक है। राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़ में आपकी पार्टी ने एक ज़बरदस्त जीत दर्ज की, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या वजह थी कि इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री बिल्कुल एक तरफा हो गई? अब वहाँ पर आम जनमानस का माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति एक विश्वास था, क्योंकि मेरी भी पार्टी संगठन की तरफ से ड्यूटी जी लगाई गई थी। मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिले में खिलचीपुर विधानसभा में रहे, छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा में रहे,
राजस्थान में भी पार्टी ने अलवर जिले में भेजा, वहाँ पर भी राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में रहे। जी तो एक जो लोगों में एक प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो एक विश्वास देखा, तो वो लोगों में एक देखने में आया कि प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जो आम जनमानस का विश्वास है, तो वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विश्वास के नाम पर उन्होंने वोट किया। जी और उसी का परिणाम आपने तीनों राज्यों पर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। और तेलंगाना जहाँ पे हमारी एक सीट थी, जी तो वहाँ से 1 से 8 सीटें आई और हमारा वोट ऑफ परसेंटेज भी जस्ट डबल हुआ। तो निश्चित तौर से हमारा साउथ में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम लोगों का रुझान बढ़ा है और लोगों का विश्वास बढ़ा है। तो हम जिनका नेतृत्व, जिनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, ऐसे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में एक है, तो उनका जो आम जनमानस के प्रति विश्वास है और जो प्रधानमंत्री जी की 135-140 करोड़ जो देशवासियों को अपना परिवार मानकर उनकी योजनाएं रहती हैं, परिवार मानकर वह कार्य करते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा असर आम लोगों में भी है। कि अभी आपने देखा होगा उन्होंने कुल देश में अपनी 4 जातियां बताई कि एक किसान है, हाँ महिला है, युवा है। तो एक उनके मन में एक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमें किनकी मदद करनी है, तो उनका फोकस है ऐसे लोगों के ऊपर है कि हमारे देश का, चूँकि इस समय पे हमारा देश आगे भी बढ़ रहा है, देश प्रगति भी कर रहा है जी और देश हर मामले में पूरे विश्व में एक बहुत तेज़ी से एक हमारी अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ रही है, एक हमारा वर्चस्व भी बढ़ा है और पूरे विश्व में एक भारत देश की धमक बढ़ी है। जी तो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तो निश्चित तौर से हर देशवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है और जहाँ पर भी विदेशों पे जहाँ पर उनका ट्रिप लगता है, जहाँ पर उनका दौरा होता है, तो वहाँ पर भी आप देखते होंगे कि अन्य देशों में भी भारत माता की जयकारा लगते हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष पहले से स्वागत अगवानी करते हैं, तो एक अपने आप में आम भारतवासी के लिए गौरव का क्षण होता है। ठीक है। इसी से सर अगला जुड़ा हुआ सवाल ये है कि इन राज्यों के नतीजे 2024 लोकसभा चुनाव में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल, इस बार तो है कि हमारा जो परिणाम आएगा लोकसभा चुनाव का, तो 543 में 400 पार, इस बार 400 पार का टारगेट है। बिल्कुल 400 जी पार होगा। और आपने देखा होगा कि जो उत्तर प्रदेश में हमारा टारगेट पार्टी का संगठन का 80 की 80 सीटें हैं, यहाँ पे सपा बसपा कांग्रेस मिलकर भी चुनाव लड़ेंगे, तो वहाँ पर उनको एक भी सीट नहीं मिलेगी। इसके लिए पार्टी की बड़ी पहले से अच्छी तैयारी है और इसके लिए निरंतर सरकार भी कार्य कर रही है, पार्टी संगठन भी कार्य कर रहा है। और इंडिया गठबंधन पे सर आप क्या कहेंगे? वो लामबंद हो रहे हैं कि किसी भी तरीके से मोदी जी को सत्ता से उतारना है? अभी तक तो लामबंद हो रहे, अब तो टूट रहे हैं। अब तो आप देख रहे होंगे कि जब से परिणाम आए हैं, तो उन्हें ये लग रहा था कि कुछ वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने, और आज की स्थिति में तो उनको दिखाई दे रहा है कि बड़े कठिन परिस्थिति में इंडिया गठबंधन चल रहा है। और कब अलग अलग तार हो जाए तो ये मालूम भी नहीं, चूँकि उनकी मीटिंग सीटिंग्स वगैरह जो कार्यक्रम तय थे वो सब कैंसिल हो रहे हैं। और हम तो चाह रहे हैं कि सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ें, चूँकि उनकी जो और गलतफहमी हो तो वो लोकसभा चुनाव में दूर हो जाए। तो आपको क्या लगता है सर कि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी विरोधी होगी आपकी यहाँ 2024 चुनाव में? यहाँ पे सपा बसपा कांग्रेस मिलकर भी हमारे सामने सब बोने हैं, तो यहाँ कहीं कोई किसी से मुकाबला नहीं है हमारा। यहाँ पर 80 में 80 सीटें पानी है, तो जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको भी परिणाम मालूम है, लेकिन चूंकि वह विपक्षी दल के हैं तो वो लोग अपना प्रयास करते हैं, तो उनको प्रयास करना भी चाहिए। नहीं, मेरा मानना ये है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में एक अच्छा विपक्ष तो होना ही चाहिए। बिल्कुल, हम भी चाह रहे हैं विपक्ष होना चाहिए, लेकिन जनता है कि जनता उनको विपक्ष लायक नहीं रख रही, तो उसमें हम लोग क्या करें। बिल्कुल विपक्ष की भूमिका विपक्ष को निभानी चाहिए और सभी लोग मिलकर चुनाव भी लड़ें, क्योंकि उनको मालूम है कि प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, सबसे पॉपुलर हैं, और आपने देखो सबसे अधिक फॉलोवर्स हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता, उनके हर जाति हर वर्ग के लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को पसंद करते हैं। उसका परिणाम ये है कि आप ये देखेंगे कि
परसेंट वोट ऑफ परसेंट बीजेपी के उसमें हो गए, एनडीए में, शेष में हाँ, ये अदर्स तो मैं मानता हूँ, आंकड़े भी कुछ कुछ ऐसे ही हैं। हाँ, तो ये उसमें। और जब आप देखेंगे, जब आपका अगला इंटरव्यू होगा जी 2024, आप देखेंगे 80 में 80 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आई हैं, तो आप ये कहेंगे कि अपने आप में मोदी मैजिक है। चलिए, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, तो उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने देश को डबल नुकसान पहुंचाया है। और योगी आदित्यनाथ जी जो आपके मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार ने देश को डबल फायदा दिया है। आप कैसे अपने पार्टी को पक्ष को रखेंगे? देखिए, कांग्रेस इसलिए कह रही नुकसान हुआ चूंकि भी आपने देखा कि एक उनके कांग्रेस के सांसद धीरज साहू नाम जी। है जिनका, उनका 300 से अधिक करोड़ रुपया इन कैश नकदी पकड़ी गई। जी तो ये उनका नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये डबल इंजन का ही का तो है कि नुकसान हो रहा। वो जो पैसा काली कमाई, जो वो अकूत संपत्ति कांग्रेस की सांसद रखे हुए, तो किस किस को देनी थी, जी किस किस को बांटनी थी, उन्हीं को मालूम होगा। तो ये उनका नुकसान हो रहा, तो उनको तो बिल्कुल नज़र ही नहीं आएगा। हम लोगों का एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मन में जो एक ध्येय रहता, सपना रहता, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सपना रहता कि गांधी परिवार का विकास। जी तो ये जो धीरज साहू जैसे सांसद, जिन्होंने एक पूरे देश में कलंकित किया कि सांसद रहने के नाम पर इन्होंने जो अकूत संपत्ति पैदा की, और कहाँ कहाँ से किस किस तरह की पूरी जांच भी हो रही है। और ऐसे जो भी लोग हैं तो निश्चित तौर से उनकी संपत्ति का खुलासा होना चाहिए। और ये पूरी संपत्ति जो आम गरीब वर्ग हैं उनके लिए आवास, उनको जो सुख सुविधाओं के लिए सरकार को यह उनके कल्याण के लिए देनी चाहिए। जी और निश्चित तौर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसा कार्य कर भी रहे हैं कि लोगों को, जो ऐसे लोग नंबर 2 का काली कमाई रखे हुए हैं, जैसे गरीब ज़रूरतमंद लोग हैं, उनमें इनकी संपत्ति, ताकि उनका कल्याण हो, उनकी ज़रूरतमंद पूरी हो सके। ठीक है। आपकी पार्टी के ऊपर कई विपक्षी लोगों ने और कई बड़े पत्रकारों ने सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाया है और कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा ध्रुवीकरण का सहारा लेती है। आपका क्या तर्क है सर इसके देखिए, ऐसा पीछे? है कि जो राजनीतिक दल हैं जी जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो है अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। जी और हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास जी करके राजनीति में कार्य करते हैं, तो हमें वह सांप्रदायिक कहते हैं। जी यह उनका मन का एक मन उनका किस तरीके से ग्रसित है, तो आप स्वयं देख रहे होंगे। इस सरकार में वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, सरकार की योजनाएं हर वर्ग के लोगों को है। जी इसमें हम लोग तुष्टीकरण नहीं, हम लोग पुष्टिकरण करते हैं जी कि कोई भी वर्ग अपने आप को अछूता ना समझे, उसको सरकार की योजनाओं का लाभ मिले और उसको महसूस हो कि यह सरकार हमारी सरकार है। और कोई वर्ग यदि बीजेपी को वोट नहीं भी देता, उसको भी सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ मिल रहा। जी यह आप देख भी रहे होंगे और आपके चैनल के माध्यम से भी लोग अपने आप को लाभान्वित भी हो रहे हैं। और उनको लग रहा है कि एक ऐसी सरकार 2014 से प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में, और उत्तर प्रदेश में 2017 से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, जिसमें सबका साथ, सबका विकास और आम जनमानस का सम्मान हो, आम जनमानस को सुरक्षा मिले और सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। जी इसके लिए निरंतर सरकार का प्रयास चल रहा है, लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। ठीक है। मेरा अंतिम से पहले का प्रश्न ये है कि आपके सबसे पसंदीदा राजनीतिक व्यक्ति कौन रहे हैं जो अब इस दुनिया में ना हो, जो इनके आदर्शों पे आपको चलना मुनासिब लगता रहा हो? देखिए, ऐसा है कि राजनीतिक तौर पर तो श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जी जो पूर्व में प्रधानमंत्री जी। रहे, और एक उन्होंने पूरे विश्व में जब वह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में जी के उपलब्धियां की, तो हमारे आदर्श के रूप में श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। और निश्चित तौर से पूरे विश्व में भी लोग उनसे प्रभावित रहते थे। जी और आज भी कई हमारे जैसे असंख्य युवा होंगे जो उनको अपना आदर्श मानते होंगे। मुझे लगा था आप नानाजी देशमुख का भी नाम लेंगे। देखिए, ऐसा है कि चूँकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा, तो संस्थापक श्री हेडगेवार जी जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में चूँकि जब गोलवलकर साहब।
गोलवलकर साहब और जो हमारे गुरुजी जो एक श्रृंखला है जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में महापुरुषों की, तो उनसे हम लोग अपने ओतप्रोत रहते हैं। वह हम लोगों के प्रेरणा पुंज हैं और उनकी जी प्रेरणा से हम लोग आगे संगठन में कार्य करते हैं। क्योंकि आपने राजनीतिक क्षेत्र में पूछा, जी तो आप जिनके नाम ले रहे हैं वो राजनीतिक क्षेत्र में नहीं, राजनीतिक क्षेत्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। और जो आप नाम ले रहे हैं वो ऐसा हमारे श्रद्धा के केंद्र हैं जी और उन्होंने एक जो दिशा दी, तो उन्हीं के आशीर्वाद से ही, चाहे वह माननीय प्रधानमंत्री हो, माननीय मुख्यमंत्री जी हों, तो उन्हीं के आशीर्वाद से ही एक देश को, प्रदेश को गति दे रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि एक स्वच्छता की राजनीति, जी कि एक राजनीति में भी एक आयाम में बदलाव आया, कि एक स्वच्छता की राजनीति, कि एक जीरो टॉलरेंस पे करप्शन की किस तरीके से, कि कहीं कोई एक पैसे एक रुपए का भी कोई एलिगेशन नहीं लगा सकता। ऐसे हमारी केंद्र और राज्य में जो सरकारें, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में सरकारें चले, एक अपने आप में लोगों के बीच में एक संदेश है कि जहाँ जब कांग्रेस की सरकार थी तो पर डे बड़े बड़े कई लाख करोड़ के घोटाले सामने आते थे, कि जिसमें हम कितने जीरो डिजिट होगा तो वो भी हम कैलकुलेट नहीं कर पाते थे। और आज प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो केंद्र में और राज्य में सरकारें चल रही हैं, तो जीरो टॉलरेंस में कि कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं, और एक सुशासन क्या है वो लोग अपने आप महसूस कर रहे हैं। गुंडा राज पूरी तरीके से, अपराधी उत्तर प्रदेश से भाग चुके हैं या ये जेल में हैं, और यहाँ पर कोई भी इस तरीके की हिम्मत करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है कि यदि एक चौराहे पर हम कोई गलत कार्य करेंगे तो दूसरे चौराहे में हश्र क्या होगा, इसके पहले भी लोगों ने देखा है। तो एक लोगों के एक जब सरकार रहती है तो लोगों के मन में जो एक भाव होना चाहिए, सरकार कार्य करती है कि एक लोगों को सम्मान मिलना, एक आम लोगों को सुरक्षा मिलना, और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वह हर वर्ग के लोगों को जो पात्र है उसको सरकार की योजना का लाभ मिले। यह आप देख रहे हो कि हमारी सरकार का जो मूल मंत्र यही है। एमएलसी साहब, मेरा अंतिम सवाल है आपसे, जब से आप जिला अध्यक्ष बने होंगे या अब जब 2022 में आप एमएलसी बनाए गए, तो पर्सनल लाइफ लगभग ख़त्म हो गई होगी। देर से लौटना, सुबह अर्ली मॉर्निंग जाना, लोगों से मिलना, तो क्या कभी अब आपको कभी ऐसा लगा कि यार राजनीति में आकर के गलती कर दी, किसी और सेक्टर में चले जाते तो शायद ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर होती? देखिए, ऐसा है कि जब स्वप्रेरणा से कोई कार्य किया जाए तो कभी कोई ऐसा समझ में नहीं आता कहीं कोई हमने गलत निर्णय लिया। जी 2004 में भी हमारा बीटीसी में आ गया था, तो हम भी शिक्षक होते। अरे वाह। लेकिन चूंकि हमारा उस वो भी देश सेवा थी, आप बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहे होते, उनका भविष्य बन रहा होता। बिल्कुल पढ़ा रहे होते, भविष्य बन रहा होता। तो ये जो हम इस क्षेत्र में हैं जी, तो एक मन में संतुष्टि कहाँ है कि जहाँ पे हम पूरा कंसंट्रेट होके एकाग्र होके कार्य कर सकें। जी तो एक राजनीतिक क्षेत्र में, एक समाज के क्षेत्र में कार्य करने का जो मन में जज्बा था, तो एक काम जो कर रहे हैं तो हम अपने आप में संतुष्ट हैं। और जो आपने एक विषय बताया यही भी सही है कि परिवार के लिए, घर परिवार के लिए समय नहीं, वो तो फैक्ट है। आप जैसे जैसे राजनीति में आगे बढ़ेंगे तो पर्सनल लाइफ लगभग जीरो की तरफ आती जाएगी। हाँ, तो वो तो है, लेकिन अब ये है कि सब एडजस्ट किया जाता है। चूँकि एक हम लोगों को एक है कि नेशन फर्स्ट, आफ्टर पार्टी, और सबसे लास्ट में सेल्फ। जी, तो हमारा स्वयं का हित सबसे बाद में है, पहले समाज की सेवा करना। तो उनके लिए हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं। और पार्टी ने एक एमएलसी के नाते एक साधारण से कार्यकर्ता को, जी, यह जो एक साधारण से कार्यकर्ता को महत्व दिया, तो हमारा प्रयास रहता है कि आम कार्यकर्ता भी अपने आप को एमएलसी समझें, और आम जनमानस वो किसी भी जाति, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी पार्टी से हों, यदि वह पीड़ित हैं तो उनकी मदद के लिए हम 24 घंटे उनकी सेवा के लिए तैयार रहते हैं। और उनकी सेवा करने में हमें मन में हमें संतुष्टि मिलती है। जी, तो निश्चित तौर से वह कार्य करना चाहिए जिसमें मन में संतुष्टि मिले। ठीक है। आप बहुत व्यस्त रहते हैं, बावजूद इसके आपने हमें समय दिया, हम उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एमएलसी सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।